गांव की पत्नी शहर का पति पार्ट 2। शहर में रह रहा विजय, गांव के अलावा दूसरी दुनिया ही नहीं पता ऐसी लक्ष्मी, दोनों का रिश्ता जोड़ देते हैं उनके माँ बाप। और विजय भी लक्ष्मी को देखने के लिए गांव आ रहा था। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सुलभा घर में घाई घाई से यहाँ वहाँ घूमते हुए, सुनिए जी, ऐसे खाली बैठने से अच्छा यहाँ आकर थोड़ी मदद कर सकते हो ना आप। अभी क्या उत्सव है जो ये सब कर रही हो तुम? इतने दिनों के बाद मेरा बेटा आ रहा है, मेरे लिए बड़ा त्योहार है। तुम्हारा लाड प्यार नहीं तो और क्या है? ये सब वो खाता है क्या? वो अपनी कंपनी का एक एमडी है, तुम्हारे बनाए इस खाने पर रुकेगा क्या? पिज्जा बर्गर ये वो कहकर इनके पीछे जाएगा। बस कीजिए और जाकर देखिए हमारा बेटा आ रहा है कि नहीं। बेटा आया कि नहीं ये देखो। क्यों गांव में आया लड़का घर पर नहीं आ सकता? वो क्या छोटा बच्चा है? होने वाला दूल्हा है। आप ये नाटक थोड़ा कम करेंगे ना तो अच्छा होगा। मेहनत करके भले ही कपड़े बदल जाएंगे लेकिन हरकतें नहीं बदलेंगी, समझी? ऐसे बोलते ही आंगन में कार की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही, देखो बेटा आ गया हमारा, आप जाकर उसे वहीं खड़े रहने कहिए, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। हाँ। ऐसे बोलकर वहाँ से आंगन में आता है। विजय कार उतरते ही, पापा कैसे हैं? मैं ठीक ही हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ पापा। ऐसे बोलकर पैर पड़ता है। उतने में सुलभा आरती की थाल ले आकर बेटे को आरती दे रही थी। वो देखकर विजय, अभी ये सब क्यों माँ? क्यों क्या बेटा, शहर में ना जाने कितने लोगों की नजर लगी है, रुको। ऐसे बोलकर आरती दे रही थी, देकर अंदर आओ। पहले मुझे आशीर्वाद दो माँ। ऐसे बोलकर माँ के पैर भी पड़ता है। वो देखकर सुलभा, देखा ना मेरे बेटे को बड़ों के लिए कितना सम्मान है, आओ बेटा। ऐसे बोलकर तीनों अंदर आते हैं। विजय फ्रेश होने के लिए अंदर जाता है। सुलभा बेटे के खाने के लिए सारी तैयारियां कर रही थी। सुलभा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। वो देखकर संतोष, कल तलक जो मुरझाए फूल जैसा चेहरा था आज एकदम खिल रहा है। क्यों, तुम्हारा बेटा आया है इसलिए खुशी क्या? क्यों आपको नहीं है? मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है क्या तुम्हें? क्योंकि पिता का प्यार अंदर ही रहता है। ऐसे बोलते ही विजय आता है। बेटा आओ आओ, तुम्हारे लिए पसंद की सारी चीजें बनाई हैं, खाओ। इतना सब कुछ क्यों बनाया माँ? मामूली सा कुछ बना देती। तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती, खाओ। ऐसे बोलकर बेटे को प्यार से परोस रही थी। विजय खा रहा था। यहाँ लक्ष्मी भी अपनी माँ के हाथ से खाना खा रही थी। माँ, क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाया। तुम्हारे उम्र के साथ मस्ती भी बढ़ रही है। शादी होकर ससुराल में भी ऐसे ही करोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे सर पर कट्टुस मारेगा। अच्छा, देखा जाएगा। कल से ही उत्सव है, गांव भर घूमे बिना घर पर ही रहना। तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे देखने के लिए? हाँ, तुम्हें। मैं अभी शादी नहीं करूंगी, ऐसे कहा ना। अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? लड़का शहर में बड़ी कंपनी का ओनर है, उनका गांव भी बगल में है। बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का मिलना तुम्हारी नसीब है। उसे मैं मिलूंगी तो नसीब अच्छी होगी ना। उसे क्या कर रही हो? तमीज नहीं है? नहीं चाहिए, जाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से उठते हुए जा रही थी। जानकी गुस्से से, अरे खाकर तो जाओ, तुम ही खाओ। ऐसे बोलकर वहाँ से टेरेस पर आकर, मुझे देखने के लिए आ रहा है। कौन है वो? कैसे दिखता है? विजय देवरकोंडा की तरह है? कल आएगा ना, देखती हूँ। आए हुए दरवाजे से ही फिर भगा दूंगी। ऐसे जोर से हंस रही थी। अगले दिन सुबह सुलभा रेडी होकर, विजय रेडी, चले? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, चलो चले। पापा कहाँ है? बाहर ही है माँ, चलो। ऐसे बोलकर दोनों बाहर आते हैं। संतोष कार के पास खड़े रहकर देख रहा था। तीनों मिलकर कार में रामपुर जाते हैं। रामपुर में उत्सव धूमधाम से मना रहे थे। लक्ष्मी के पिता भरत सारी तैयारियों को पास रहकर देख रहे थे। ऐसे वो उत्सव के स्थान पर था, तभी रमेश नाम का आदमी आकर, अरे भरत,
उत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं सभी। सब कुछ भगवान की देन है। लड़की को देखने लड़के वाले आ रहे हैं ना। हाँ हाँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ, फिर से मिलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। विजय की कार उत्सव के स्थान पर रुकती है। तीनों कार उतरते हैं। माँ, उनके घर पर कैसे जाना है? यहाँ किसी से पूछ लो ना, पहले हम मंदिर जाकर आते हैं। अच्छा माँ, आप लोग चलिए, मैं कार पार्क करके आता हूँ माँ। ऐसे बोलकर जाता है। ऐसे कार बगल में पार्क करके मंदिर के पास आ रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। आसपास देखकर चल रहा था। तभी भगवान का दर्शन करके घर जाने के लिए लक्ष्मी मंदिर से बाहर आ रही थी। विजय मंदिर की तरफ चल रहा था। लक्ष्मी भी विजय के सामने से चलते हुए आ रही थी। दोनों आमने सामने चलते हुए आ रहे थे। लक्ष्मी विजय एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। आसपास के दुकानों को, लोगों को देखकर चल रहे थे। ऐसे चलते चलते एक दूसरे से टकराते हैं। विजय लक्ष्मी को धक्का मारते ही लक्ष्मी नीचे गिर जाती है। फौरन विजय लक्ष्मी को गिराए बिना पकड़ लेता है। लक्ष्मी विजय को ऐसे ही देख रही थी। विजय भी उसको ऐसे ही देख रहा था। तभी सुलभा मंदिर में घंटी बजाती है। वो आवाज सुनते ही लक्ष्मी खड़े होकर विजय का हाथ छोड़कर वहाँ से जोर जोर से भाग रही थी। भागते भागते पीछे मुड़कर देख रही थी। विजय जब तक दिख रहा था, पीछे मुड़ते हुए देखकर भाग रही थी। विजय भी लक्ष्मी को देखकर वहीं खड़े रह गया था। कुछ देर बाद सुलभा आकर, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, भगवान को देखोगे नहीं? कुछ देर पहले ही भगवान को देखा माँ। क्या? हाँ कुछ नहीं माँ, चलो चले। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहे थे। भरत के घर का रास्ता पूछते हुए आते हैं। ये लोग चौखट पर आते ही भरत सामने आकर उनका घर के अंदर स्वागत करके ले जाता है। तीनों बैठते हैं। विजय बैठा था, लेकिन उसका सारा विचार मंदिर में टकराई हुई लड़की के ऊपर ही था। वो लड़की फिर से दिखेगी तो कितना अच्छा होगा। ऐसे सोच ही रहा था। जिस लड़की को देखने आया था वही मंदिर वाली लड़की है, ये जानकर विजय की आंखों में बहुत खुशी आती है। उतनी ही खुशी लक्ष्मी के चेहरे पर भी नजर आती है। लेकिन लक्ष्मी अपने पिता की तरफ देखकर, अगर ये शादी कर लूंगी तो पापा को छोड़कर दूर जाना होगा ना, ऐसे सोच रही थी। तो लक्ष्मी विजय से शादी करती है या नहीं, हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। गर्भवती बहू मैके पहुंची बेटी। रंगापुर नाम के गांव में दुर्गम्मा अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। दुर्गम्मा बहुत कठोर स्वभाव की थी। वो बिना किसी दया और करुणा के अपने गर्भवती बहू से पूरे घर का कामकाज करवाती थी। दुर्गम्मा की एक बेटी भी थी। उसने उसकी शादी 2 साल पहले करवा दी थी। एक दिन दुर्गम्मा फोन पर किसी से बातें कर रही थी। हेलो, हाँ बहन जी, कैसी हो? हाँ हाँ, हम सब यहाँ ठीक हैं। दशहरा का त्योहार आ रहा है ना, इसीलिए बेटी और दामाद जी को निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। हो सके तो 10 दिन पहले ही भेज देना। ठीक है बहन जी, रखती हूँ। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। उसके फोन रखते ही एक और फोन आता है। हेलो, हाँ बोलिए। दूसरी तरफ उसके बहू की माँ बात कर रही थी। नमस्ते बहन जी, अगले हफ्ते बेटी की 7वां महीना भी खत्म होने वाला है। मैं सोच रही थी अब बेटी को डिलीवरी के लिए घर लेकर चली जाऊं। कल का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए मैंने फोन किया है। ऐसा बोलते ही दुर्गम्मा बोलती है, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी डिलीवरी के लिए बहुत टाइम है। वैसे भी आपका गांव पास ही तो है, 9वां महीना लगते ही ले जाइएगा। चलिए फिर, फोन रखती हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत फोन रख देती है। इस तरह अगले ही दिन दुर्गम्मा की बेटी मैके आ जाती है। अपनी बेटी को देखकर दुर्गम्मा, अरे ऐसे दुबली कैसे हो गई, कुछ खाती भी है या नहीं? चल कोई बात नहीं, चल बैठ। अरे अमृता, ए कहाँ है रू? इस तरह वो अपने बहू को बुलाती है। अमृता अपनी सास की आवाज सुनकर घबराहट में जल्दी जल्दी आ जाती है और वहाँ बैठी रानी को देखकर बोलती है, कैसी हो रानी? क्यों री, तुझे पता नहीं कि रानी घर आई है?
अलग से बुलाना पड़ेगा क्या? जाकर इसके लिए जूस लेकर आ। और सुन, इस सूटकेस को ले जा और रानी के कमरे में रख दे। इस तरह दुर्गम्मा बोलती है। दुर्गम्मा की बातें सुनकर रानी बोलती है, अरे क्या माँ, वो बेचारी पेट से है, सूटकेस कैसे ढो पाएगी? भाभी अब वहीं पे छोड़ दो, मैं ले जाऊंगी। रानी के इस तरह कहते ही बहू वहाँ से चली जाती है। एक बात बताना तो भूल ही गई माँ, आपके दामाद इस बार दशहरा पे यहाँ नहीं आ रहे हैं। वो काम में बहुत बिजी हैं, इसीलिए नहीं आ सकते। उन्होंने बताने को ले बोला था। इस तरह दोनों जब बातें करने लगे तो बहू आकर उनको जूस देती है। अच्छा सुन, तुम्हारी ननद त्योहार के टाइम तक यही रुकेगी। उसके मनपसंद की सारी चीजें बनानी होगी तुझे, समझ गई? चल जा यहाँ से, जाकर चिकन बनाकर बगारा राइस और पूड़ियाँ बना। इस तरह वो अपने बहू को बोलकर वहाँ से भगा देती है। उन दोनों की बातें सुनकर रानी बोलती है, ठीक है माँ, जाकर मैं भी भाभी की थोड़ी मदद कर देती हूँ। ऐसा बोलकर रानी बस उठने ही वाली थी तो दुर्गम्मा उससे बोलती है, क्यों रे, तुझे किचन में क्या काम? तू क्या यहाँ खाना बनाने के लिए आई है? आराम से बैठकर खा। गर्भवती लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत काम तो करना अच्छा ही है। तू आराम से बैठकर आराम कर, तुझे मदद करने की कोई जरूरत नहीं, चल बैठ। इस तरह वो बोलती है। इस तरह गर्भवती होने पर भी अमृता 10 दिनों तक लगातार काम करती ही रहती थी। इस तरह त्योहार भी खत्म हो गया। एक दिन रानी अपने पति से फोन पर बातें कर रही थी। अच्छा ठीक है जी, मैं कल ही निकल जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर दुर्गम्मा पूछती है, अरे कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? हाँ, आपके दामाद ने फोन किया है माँ, बोल रहे हैं त्योहार तो खत्म हो गया और कितने दिन वहाँ रहोगी, इसीलिए मैंने बोला कि कल निकल जाऊंगी। अरे वो लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सुनने की कोई जरूरत नहीं तुझे। अच्छा एक बात बता, मैंने जो बोला था उसका तूने क्या किया? किस बारे में बोल रही हो माँ? अरे इतनी जल्दी भूल गई क्या? तेरी शादी क्यों कराई थी मैंने? तेरे सास ससुर की सेवा करने के लिए तो नहीं ना? मैंने तुझसे कहा था ना कि अपने पति से बात कर और अलग घर ले ले, उस बात का क्या हुआ? अच्छा वो बात, अभी क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। चीची ऐसा मत बोल, तुझे पता है तेरी माँ का दिल कितना पिघल जाता है। मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही तो बोल रही हूँ। अगर सास ससुर से अलग हो जाएगी ना तो सारे पैसे तेरे पास ही रहेंगे। तू आराम से रह सकती है, मनपसंद खाना बनाकर खा सकती है, ना किसी से डरने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी को जवाब देने की जरूरत पड़ेगी। आराम से तू और तेरा पति एंजॉय कर सकते हैं। देख बेटी, मैं ये सब ना तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ। हाँ, अपनी माँ के दुख को समझना बेटी। इस तरह दुर्गम्मा की बातें सुनकर रानी बोलती है, अच्छा ठीक है माँ। ऐसा बोलकर वो अपने कपड़े सब सूटकेस में रखकर अगले ही दिन निकल जाती है। इस तरह और 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिनों बाद रानी रोते हुए सूटकेस में कपड़ों के साथ घर वापस आ जाती है। अरे क्या हुआ रानी, क्यों रो रही है? वैसे भी तू इतने अचानक से कहाँ से आ गई? क्या हुआ बेटी? अरे ओ अमृता, जल्दी से पानी लेकर आ। ये लीजिए सासू माँ, पानी लीजिए। हाँ पानी पी, चल अपने कमरे में चल। ऐसा बोलकर दुर्गम्मा रानी को उसके कमरे में ले जाती है। इधर रानी रोते रोते बोलती है, माँ जैसा तूने कहा था मैंने अलग घर लेने की बात की। ये सब सुनकर मेरे पति ने कहा, क्यों री, जब अपनी माँ के पास गई थी तब तो ठीक थी। तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया, यहाँ आकर कुछ भी बकवास कर रही है। इस तरह जब उन्होंने तुम्हारी बात छेड़ी तो मैं चुप नहीं रह पाई और मैंने उनसे झगड़ा कर लिया। बस और क्या, मुझे उसने 2 झापड़ मारे और मुझे घर से निकाल दिया माँ। हो, बस इतनी सी बात? अरे दामाद जी का गुस्सा तो यूं ठंडा हो जाएगा, देखना वो आकर तुझे जरूर ले जाएंगे। वैसे भी पति पत्नी के बीच ये छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। अगर अपनी बात मनवाना चाहती है तो तुझे भी थोड़ी अकड़ दिखानी होगी, वरना मन की बात नहीं पूरी होगी। तू जाकर आराम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। इस तरह दुर्गम्मा कई दिनों तक बिना कुछ बातें किए अपनी बेटी को अपने घर रख लेती है। एक हफ्ते बाद रसोई घर में अमृता जब पानी के घड़े को ढो रही थी तो उसका पति देखकर बोलता है,
अरे रे, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? क्या घर पर कोई और नहीं है क्या? लाओ इधर लाओ। ऐसा बोलकर उसके हाथ के घड़े को उसका पति ले लेता है। हाँ, जब से मेरी बहन घर आई है तेरा काम तो बहुत बढ़ गया है। एक काम करता हूँ, तुम्हारी माँ को फोन करके तुझे ले जाने के लिए बोलता हूँ। इस तरह वो बोल रहा था कि तभी दुर्गम्मा वहाँ पहुँच जाती है। क्यों री, मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही है तू? मैं तुझसे क्या काम करवाती हूँ? अगर ननंद घर पर आती है तो क्या इतना सा काम भी कोई? घर पर ननंद आई है तो क्या इतना सा भी काम नहीं कर सकती तू? वैसे भी तुझे इतनी क्या मुश्किल आन पड़ी? घर पर आराम से खाकर बैठ जाती है ना। ये सब सुनकर बेटा बोलता है, अरे रे रे रे, क्या माँ हमेशा चीखती रहती हो, छी छी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बेटे के जाते ही दुर्गम्मा अपनी बहू से बोलती है, देखा तूने, मेरे ही बेटे को मुझ पर छी कर आती है। मेरे बेटे को क्या पट्टी पढ़ा रही है रे तू? तेरी माँ ने तुझे यही सब सिखाया है क्या? ये सब सुनकर अमृता तुरंत बोलती है, सासू माँ आप बेकार ही कुछ न कुछ बड़बड़ किए जा रही हो, बीच में अब मेरी माँ को क्यों लेकर आई? ये बात सुनते ही दुर्गम्मा का गुस्सा सर चढ़ गया। क्यों री, मुझसे ही जबान लड़ा रही है? इतनी ज्यादा अकड़, यही सब सिखाया तेरी माँ ने? तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया कि सास ससुर पार्वती और परमेश्वर जैसे होते हैं और ससुराल मंदिर जैसा होता है और सास ससुर को माँ बाप की तरह देखना चाहिए? इस तरह जब दुर्गम्मा अपनी बहू को गालियां दे रही थी तो तभी तो उसी वक्त रानी वहां पर पहुंची और उन दोनों की बातें सुनती है। अरे माँ रुक जाओ, अब बस भी करो, क्या बोली जा रही हो? आपकी समझ में भी आ रहा है आप क्या बोले जा रही हो? फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं उस बुढ़ी बुढ़िया को सेवा करने के लिए शादी करके नहीं गई? और ऊपर से घर से अलग होने के लिए भी बोला तुमने। अगर यही सब कुछ भाभी ने किया होता तो इसका मतलब घर की बेटी के लिए एक रूल और बहू के लिए दूसरा रूल। छी छी, आप जैसी माँ हो तो हर बेटी अपने ससुराल को दुश्मनों का घर ही समझेगी ना। छी, आपकी बातों में आकर भगवान जैसे मेरे सास ससुर को अपने पति से अलग करने का सोचा था मैंने। आप भी माँ हो माँ, कैसी माँ हो? क्या बोला तुमने? शादी के बाद बेटी पर माँ का क्या हक होता है? पर तुम क्या कर रही हो माँ? तुमने भी तो मुझे पट्टी पढ़ाई ना। तुझसे तो भाभी की माँ ही बेहतर है। अगर भाभी की माँ ने भी तुझ जैसे ही उससे बोला होता तो कब का भैया को लेकर वो घर से चली गई होती। मैं अभी जाकर अपने पति से माफी मांगूंगी। इस तरह रानी निकलने ही वाली थी कि अचानक दुर्गम्मा शॉक हो जाती है और बोलती है, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। बेटे अमृता, मुझे माफ कर दो बेटी। मेरी बेटी ने सच ही कहा है। सास होने के रौब झाड़ने के लिए मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। गलत मत समझ बेटी। चल बेटा रानी, मैं ही तुझे तेरे घर पे विदा कर आती हूँ। ऐसा बोलकर दुर्गम्मा अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर आती है और अगले ही दिन वो घर आकर अमृता की माँ को फोन कर बोलती है, हाँ बहन जी, मैंने पंडित जी से बात की है, कल शुभ दिन है, आकर अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। दुर्गम्मा के ऐसा बोलते ही वहाँ खड़े अमृता और उसका पति भी बहुत खुश हो जाते हैं। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।